अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बड़ा कुछ आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इसकी नेचर कैसी है, फिर इसकी हिस्ट्री, ये कहाँ से आज़ाद हुआ, जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से ये आज़ाद हुआ, फिर कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे कैसे चेंज हुआ, कैसे कैसे कन्फेडरेशन आई, फिर फेडरलिज्म आया, सब कुछ इसकी हिस्ट्री में देखेंगे। उसके बाद डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, कब इसने डिक्लेयर किया और कैसे कैसे मुश्किलात सामने आई, फिर फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उसके बाद कन्फेडरल फेज, जो फेडरेशन का फेज था, वो इसने फेस किया, उसमें इसे फेलियर हुआ और उसकी भी वजूहात, और लास्ट पे ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अब का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है वो कैसे ड्राफ्ट हुआ। तो सभी कुछ इसी वीडियो में, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसकी नेचर, जो कि है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो कंसेप्ट आया था 1787 में, फिर इसे कंफर्म किया गया 1788 में, और 4 मार्च 1789 को इसका फाइनल वर्जन रिलीज हुआ, जिसे सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड भी कहा जाता है। इसमें क्या था, इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसका स्ट्रक्चर, उसकी पावर्स, और यहाँ तक कि जो इंडिविजुअल के राइट्स थे और उनकी जो लिबर्टी थी, वो सब कुछ बयान किया गया था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके टोटल 7 आर्टिकल्स हैं, और आपको पता है कि आर्टिकल्स जितने भी हों उसमें सेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह इसमें सेक्शंस भी हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड हैं। बड़ा ब्रीफ सा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ सफ़ात का है। इसमें 7 आर्टिकल्स हैं टोटल, और जो सबसे पहला आर्टिकल और जो तीसरा आर्टिकल, मतलब 1 से लेकर 3 तक आर्टिकल हैं, वो बयान करते हैं गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर को। जो कि 1 से 3 तक हैं वो गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आती है। इसका स्ट्रक्चर, इसकी पावर्स, ये सब कुछ इसी से डील करते हैं। आर्टिकल नंबर 4 बयान करता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान रिलेशन कैसा होगा। इसी तरह जो आर्टिकल 5 है वो बयान करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करनी होगी तो वो किस तरह से होगी, जैसे कि कांग्रेस में 2/3 मेजोरिटी जब तक नहीं मिलेगी तो अमेंडमेंट नहीं हो सकती। इसी तरह छठा आर्टिकल है जो वो कहता है कि जो लॉ है या ट्रीटीज हैं वो सुप्रीम होंगी, और रिलीजन का कॉन्सेप्ट को खत्म किया गया है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी जब ओथ होती है तो उसमें रिलीजन को ऐड नहीं किया गया। और जो 7th आर्टिकल है, ये लास्ट वाला आर्टिकल है, उसमें क्या है, उसमें जो प्रोसेस है रेटिफिकेशन का प्रोसेस, जो कि लीगल साइनिंग होता है, जो लीगल साइन होते हैं ट्रीटीज वगैरह पे, वो कहा गया है कि वो स्टेट कन्वेंशन से होंगे, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर से। इसी तरह और भी बहुत सारी बातें हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि हम आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे, और यहाँ पे जो अगले पॉइंट्स हैं उनमें भी बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी हिस्ट्री का। इसकी हिस्ट्री क्या कहती है, इसने 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस हासिल की, आज़ादी हासिल की। जैसे पाकिस्तान और इंडिया ने, भारत ने 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947 को हासिल की, इसी तरह इसने भी हासिल की। और हमने कहाँ से आज़ादी हासिल की थी, ब्रिटिश से। इसने भी ब्रिटिश से हासिल की, लेकिन हमारे से तकरीबन 200 साल पहले। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि बरतानिया कैसे इतने इतने बड़े कंट्रीज को, स्टेट्स को अपने कंट्रोल में कर सकता है, उस पर काबिज हो सकता है। जैसे कि सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा था, लेकिन उस पर भी वो काबिज हो गया। वो किस तरह से होता है, उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी आती है वो है इसकी एक्सप्लोरिंग एंड क्लेमिंग, मतलब ये सर्वे करने की नीयत से आया। जैसे ट्रेडिंग करने की नीयत से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह ट्रेडिंग से भी आया। ये जो एक्सप्लोरिंग करने आया था, सर्वे करने आया था, उसके बाद इसने इंग्लैंड पे कब्जा किया। ये ट्रेडिंग करने आया था, सब कॉन्टिनेंट इंडिया पे कब्जा किया। इसी तरह ये सेटलमेंट करने आया, नॉर्थ अमेरिका पे कब्जा कर लिया। उसके बाद इसने कॉन्क्वेस्ट किया, कुछ फतूहात भी की, कुछ जंगें भी की, जिसमें अफ्रीका पर कब्जा किया। उसके बाद कुछ एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज भी बनाई, जिसमें इसने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर
पर कब्जा किया। इस तरह की इसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनके जरिए ये मुल्कों पर कब्जा करता था, उनमें कॉलोनीज बना देता था। इसका जो कंसेप्ट था वो कॉलोनीज का था। लेकिन जब इंडिपेंडेंस की तहरीक चली उसके बाद जो कॉलोनीज थी वो कन्वर्ट होगी स्टेट में। इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट आता है डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। अमेरिका ने इंडिपेंडेंस आजादी कैसे हासिल की, उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर हमारे सामने आता है वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी टैक्सेशन की। अब ये प्रॉब्लम कैसे आई, जब बरतानिया की वार छिड़ी इंडिया के साथ तो उसके हाथ से फ्रांस गया, उसे शिकस्त हुई। और ये फ्रांस कैसे गया, उसकी वजह थी टैक्सेशन। क्योंकि बरतानिया का ये मानना था कि जो उसने कॉलोनीज कंस्ट्रक्ट की है, जहां पर उसने अपने गवर्नर्स भेजे हुए हैं, वो उसी से बिलोंग करते हैं। तो उसने इम्प्लीमेंट किए उन पे टैक्स बढ़ा दिए ताकि ये जंग के लिए कुछ साजो सामान जो था वो खरीद सके, उसकी वजह से ज्यादा पावरफुल हो सके। और इसी तरह टैक्सेशन को बढ़ाने के लिए, ज्यादा हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ एक्ट्स पास किए, जैसे कि शुगर एक्ट, इसके बाद स्टैंप एक्ट। ये 2 एक्ट्स पास किए गए, लेकिन जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने इसको मानने से इनकार किया और जो पूरी कॉलोनीज थी उन्होंने वो रेबेलियन होगी, उन्होंने बगावत कर दी। ये तो जाहिर सी बात है, वहां पर एक गवर्नमेंट थी, एक सिस्टम था, जिन्हें अपने लिए भी पैसे चाहिए थे और वहां के जो लोग थे वो पहले से ही बहुत ज्यादा टैक्सेस पे कर रहे थे, तो उनकी लिमिट से ये बाहर हो जाता उन्हें अगर ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते। तो जो यहाँ पे कॉलोनिस्ट थे उन्होंने एक नुक्ता उठाया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें हमने इलेक्ट नहीं किया, हम बरतानिया के सिटीजन्स हैं, हमारा भी हक बनता है कि हम उन्हें इलेक्ट करें, लेकिन हमारा वोट नहीं हुआ, उन्हें आप लोगों ने इलेक्ट किया है और हम पे मुसल्लत कर दिया, तो इस वजह से हम उनके बनाए गए एक्ट्स को नहीं मानते। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और उठता है कि वहां पर जो कॉलोनीज बनाई गई थी, जो ब्रिटिश ने बनाई थी, क्या उसका भी एक प्रॉपर सिस्टम था, वहां पे भी गवर्नमेंट थी? तो जी, वहां पर गवर्नर्स थे, वहां पर बड़ा ही कम्प्लेक्स सिस्टम था और हर कॉलोनी का जो सिस्टम था वो दूसरी कॉलोनी से मुख्तलिफ होता था। जैसे कि अगर वर्जीनिया की बात की जाए तो वहां पर जो कॉलोनी थी उसका जो गवर्नर था वो बड़ा ही पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि अगर वो चाहे तो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता था। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वहां पर जो लेजिस्लेचर था वो प्री एग्जिस्टिंग था, मतलब वहां पर कॉलोनी बनने से पहले जो सिस्टम चल रहा था वही वो कंटिन्यू कर रहे थे और कुछ में बिल्कुल चेंज था। कुछ जो कॉलोनीज थी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी और कुछ डिपेंडेबल थी। तो इस तरह जो सिस्टम था वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था, बड़ी कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट थी। लेकिन जो कॉलोनीज थे उन्होंने देखा कि हम पे ये इंपोज कर रहे हैं, टैक्सेशन को बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया और वहां पर एक स्लोगन आया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेटिव्स। ये एक स्लोगन वहां पर उजागर हुआ कि हम टैक्स नहीं देंगे जब हम रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट ही नहीं करते। इसी तरह वहां पर 1774 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस आ गई। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1774, इसका क्या काम था कि ये एक तरह की जमात बनी हुई थी जहां पर लोग ग्रीवियंसेस, जो उनके दुख वगैरह थे या जो भी उन्होंने मशवरा करना होता था वो वहां पे जाके करते थे। और इस मशवरे से उन्होंने 1776 में बाइकआउट कर दिया ब्रिटिश गुड्स का, जो भी चीजें थी बरतानिया से आ रही थी उनका बाइकआउट कर दिया। और 1776 में उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन का भी आगाज किया, जो कि बाद में क्या डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। उन्होंने इंडिपेंडेंस, आजादी डिक्लेयर कर दी और इस डिक्लेरेशन के साथ 13 कॉलोनीज आजाद हुई, 13 स्टेट्स आजाद हुई, जैसे कि वर्जीनिया, उसके बाद न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, इसके साथ ही साथ मैरीलैंड और भी काफी ज्यादा जो कॉलोनी थी, मतलब टोटल 13 थी, वो सारी आजाद हो गई। तो जब यहाँ पर 13 कॉलोनीज आजाद होगी, सारी स्टेट्स आजाद होगी, तो अगला पॉइंट हमारे पास आया फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हर स्टेट ने अपने लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का इंतखाब किया। कुछ ने नया कंस्ट्रक्ट किया, कुछ ने प्री एग्जिस्टिंग जो लॉज थे, जो चार्टर्स थे, या फिर जो कुछ भी रिटन में डॉक्यूमेंट मौजूद था उनका, ब्रिटिश का, बरतानिया का, उन्होंने वही कुछ एक्सेप्ट कर लिया। इनमें से कुछ स्टेट्स ने जो सेपरेशन ऑफ पावर थी वो कर दी, लेकिन कुछ ने, जो गवर्नर था उसकी पावर को बिल्कुल कम कर दिया, क्योंकि उन्हें एक तरह का डर बैठ गया था बरतानिया का, जैसे वहां पर भी कुछ लोग आए थे और एकदम से पावरफुल हो गए और उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट्स पर कब्जा कर लिया। तो इस वजह से एक डर बैठ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने गवर्नर्स की पावर को कम कर दिया। वहां पर जो लेजिस्लेचर्स बनाए गए वो बाई कैमरल थे, मतलब
उसमें 2 हाउसेस थे और जो जुडिशियल सिस्टम था उन्होंने वो पुराने वाला ही रखा हुआ था जो कॉलोनीज का था, क्योंकि वो बड़ा ही बेस्ट सिस्टम था। यहाँ पर फिर इंडिविजुअल्स को राइट और ड्यूटीज दी गई और ये जो सारे कॉन्स्टिट्यूशंस बने थे इसमें फेडरल फेज था, मतलब इसमें कन्फेडरेशन थी। तो अब जो 13 जो स्टेट्स थी उसमें आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन था। अब कन्फेडरेशन क्या होता है, ये वीक बॉन्डिंग होती है सेंटर के पास, ये सेंटर के पास बड़ी वीक बॉन्डिंग होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा यहाँ पे है, दूसरा बंदा यहाँ पे है, इन दोनों के पास 5-5 पावर्स हैं, 5-5 पावर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, एक एक पावर दे देते हैं सेंटर को, जो 2 पावर्स होगी और बाकी 4 इसके पास बच गई, 4 इसके पास बच गई। तो इस तरह से बहुत ही कम पावर होती है, जब चाहे स्टेट्स अलग हो सकती हैं। तो जो कन्फेडरेशन का सिस्टम था वो बड़ा वीक था। जब ये सिस्टम वीक था तो इसे खत्म होना पड़ा और इसके फेलियर की कुछ वजूहात सामने आई, फेलियर ऑफ कन्फेडरेशन, जिसमें सबसे पहली वजह थी वीक सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको एक मिसाल दी है कि 5-5 पावर्स थी, एक एक पावर सेंटर के पास चली गई और बाकी 4-4 उनके पास बची। मतलब जो स्टेट्स थी, जो हमारे मुल्क में जैसे प्रोविंसेस होते हैं वो ज्यादा मजबूत थे और जो सेंटर था, जो फेडरल था, वो कमजोर था। तो इस वजह से ना उसके पास रेवेन्यू का कोई सिस्टम था, ना वो मतलब टैक्स इकट्ठा कर सकता था, ना वो मुल्क की सिक्योरिटी बरकरार रख सकता था। इस वजह से बड़ा कमजोर था, तो ये सिस्टम खत्म हो गया। जैसे कि अगला पॉइंट हमारे पास आता है लेक ऑफ टैक्सेशन पावर, मतलब कि जो टैक्स इकट्ठा करने की पावर थी वो तो सेंटर के पास थी ही नहीं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो सर्विसेज पेश करनी थी कंट्री में, जो सेल्फ डिफेंस करना था, मुल्क का दिफा करना था, वो सब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि रेवेन्यू ही बंदे के पास जब जनरेट ना हो तो वो फिर क्या कर सकता है। तो इस वजह से इकोनॉमिक जब कमजोर हुई तो इस वजह से भी ये सिस्टम खत्म हो गया। अगला पॉइंट हमारे पास आता है नो एग्जेक्टिव ब्रांच। ये एक बहुत बड़ी वजह थी, जो कि एक डर था उनके दिल में। जैसे कि एग्जेक्टिव ब्रांच में क्या था, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत थी जो मुल्क को चला सके, लेकिन वो डरते थे कि अगर किसी एक को पावर दे दी गई और वो फिर से हम पर हाकिम बन गया और हमें गुलाम बना दिया तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी जो कि फेलियर हुआ कन्फेडरेशन। और लास्ट पे हमारे पास पॉइंट आता है ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ वो हुआ 1787 फिलाडेल्फिया में इसका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, जो वाकई में हकीकत में फेडरल गवर्नमेंट का जो स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन था, वो ड्राफ्ट हुआ फिलाडेल्फिया में 1787 में। इस ड्राफ्टिंग में 55 रिप्रेजेंटेटिव्स थे और 12 स्टेट्स थी, 12 स्टेट्स थी और 55 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। लेकिन आप तो यहां पर कहेंगे कि आजाद तो 13 स्टेट्स हुई थी, तो जो रोड आइलैंड था उसने इसमें शिरकत नहीं की थी। उसकी 2 बड़ी वजह सामने आती हैं। पहली वजह यह थी कि उसके पास जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग थी वो थी स्लेव्स की। वो स्लेव्स को बेचता था, मुल्क जो था रोड आइलैंड, वो स्लेव्स को बेचता था, स्लेव का कारोबार करता था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो वो तो फंडामेंटल राइट्स देता था, वो तो कहता था हर शख्स आजाद होगा, उसके पास लिबर्टी होगी, उसके फंडामेंटल राइट्स होंगे। तो इसका काम बंद हो जाता। इस वजह से एक पहली बड़ी रीजन ये भी थी कि इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। और दूसरी वजह वही सामने आती है, फियर, मतलब खौफ। वो कहता था एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा जो सबसे आला होगा, सबसे सुप्रीम होगा, तो फिर वो हम पे बराजमान हो जाएगा, फिर हमें वही सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये बड़ी 2 वजह थी जिसकी वजह से रोड आइलैंड ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन इनिशियली तौर पर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन जब 1790 आया, मतलब 3 साल बाद इसने फिर पार्टिसिपेट कर लिया था, जब फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो तकरीबन कायम हो चुकी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जो कन्वेंशंस थी वो मई में स्टार्ट हुई थी और सितंबर तक 1787 मई में 1787 में जो कन्वेंशंस थी, जो डिबेट्स वगैरह थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन जो लीगल यहाँ पे ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी वो पेश की गई थी। लेकिन सितंबर में इसे मुकम्मल तौर पर पास कर दिया गया था और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्ट हो गया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें सेंटर के पास बहुत ज्यादा पावर थी, क्योंकि ये फेडरल सिस्टम था। उसके बाद जब सेंटर के पास बहुत ज्यादा पावर थी तो फंडामेंटल राइट्स भी दे गए, इंडिविजुअल जो थे उन्हें आजाद किया गया, लिबर्टी दी गई, और जो बाकी की स्टेट्स थी उन्हें भी काफी हद तक जो पावर्स थी वो डेलीगेट की गई और उनको उनके हक दिए गए। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप रह गया रेटिफिकेशन का। रेटिफिकेशन क्या होता है? लीगल साइनिंग।
जो कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्ट हुआ था, जो क्रिएट हुआ था, उस पर बाकी की जो 13 स्टेट्स थी उनमें से 9 के सिग्नेचर बहुत ज्यादा जरूरी थे, फिर ही इस कॉन्स्टिट्यूशन ने वैलिड होना था। तो बहुत देर इस पर बहस वगैरह होती रही। फाइनली जो आखिरकार 13 जो पूरी स्टेट्स थी, पूरी की पूरी 13 स्टेट्स, उन सब ने इस पे सिग्नेचर कर दिए। और 4 मार्च 1789 ये वो दिन था जब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक फेडरल सिस्टम जिसमें सेंटर बहुत ही मजबूत था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें पहले 13 और उसके बाद आज तक अभी की बात करें तो 50 जो स्टेट्स हैं, मतलब 50 स्टेट्स, वो सारी उसमें इंक्लूड है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।